हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हम देख चुके हैं, हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में ट्रांसपोज निकालना सीखा था, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालना सीखा था, फिर हमने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स देखी थी जिसको हम ए थीटा से डिनोट कर रहे थे। फिर हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन देखे थे इन्वर्स निकालने के लिए। हमने इन्वर्स भी निकाला था मैट्रिक्स का, किसके हेल्प से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल मैट्रिसेस, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है? हर्मिशन मैट्रिक्स अगर आपका ए इक्वल टू ए थीटा मिल जाए, ए थीटा क्या बताया था आपको, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अगर कोई भी हमारी ए मैट्रिक्स है और वो हमें ए थीटा के बराबर मिल जाती है तो क्या होगी हमारी हर्मिशन मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स दी गई है और वो किसके बराबर आ जाए, ए थीटा। ए थीटा यहाँ पे क्या था, ए थीटा था यहाँ पे ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप पहले ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं। क्लियर। अगर मेरा ए इक्वल टू ए थीटा आ जाए तो वो क्या होगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। दैट इज ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, ए जे आई बार के बराबर। ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, ए जे आई बार के बराबर फॉर ऑल आई कॉमा जे, सभी आई और जे के लिए। ए आई जे मेरा किसके बराबर होना चाहिए, ए जे आई बार के बराबर। देखते थे, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई भी मेरी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है 2 3 + 4i 3 - 4i और 6, अगर मैं ए मैट्रिक्स की बात करूं क्या और इसको फिर चेक करूं कि ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है या फिर नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ए थीटा निकालना पड़ेगा। और ए थीटा के पहले हमें ए थीटा को कैसे लिखते थे हम, ए थीटा क्या होता था, पहले किसी मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट निकालें फिर उसका ट्रांसपोज निकालें, या फिर पहले किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें फिर उसका हम कॉन्जुगेट निकालें, बात बराबर होती थी। तो मैं पहले इसका क्या निकालता हूँ, इसका कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ। कॉन्जुगेट निकालने में क्या बताया था कि जो भी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होंगे उनका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का। तो यहाँ पे 2 था, 2 ही रहेगा। 3 + 4i का 3 - 4i हो जाएगा, 3 - 4i का 3 + 4i हो जाएगा और 6 का 6 ही रहेगा। तो ए बार आ गया। फिर यहाँ से ए थीटा कैसे निकालेंगे, ए बार का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो 2 3 - 4i 3 + 4i और 6, तो हमें ए थीटा क्या मिला, हमारी ए थीटा ए आ गई। और ए थीटा क्या है हमारी, ए के बराबर है। ए थीटा हमारी क्या है, ए के बराबर है। तो मैं यहाँ से बोल पाऊँगा कि ए मेरी क्या थी, हर्मिशन मैट्रिक्स। ए मेरी क्या थी, हर्मिशन मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, ए बराबर ए थीटा आ चुका है। अब इस कंडीशन को देखते हैं। ए आई जे किसके बराबर है, ए जे आई के बार के बराबर है। मतलब A12 किसके बराबर होना चाहिए, A21 के बार के बराबर। देखते हैं A12 क्या है यहाँ पे, 3 + 4i 3 + 4i। A21 का बार, A21 क्या है, 3 - 4i 3 - 4i का बार, 3 + 4i 3 + 4i दोनों ही बराबर हैं। तो इस कंडीशन से भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारी मैट्रिक्स हर्मिशन है या फिर नहीं है। क्लियर। तो हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए क्या हो गया, ए को किसके बराबर होना चाहिए, ए थीटा के बराबर, या फिर जो हम बोल सकते हैं ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, ए जे आई बार के बराबर। क्लियर। नोट करिए। नोट करने के लिए क्या करिएगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब मैं स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की बात करूं तो जो आप नाम से ही थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा, क्योंकि आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, तो वहीं से थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर हर्मिशन मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए थीटा है तो स्क्यू हर्मिशन क्या होगी, ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए थीटा।
ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ ए थीटा होगा। क्लियर। तो इसमें ए आई जे किसके बराबर होगा, ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई बार। ए आई जे इसके बराबर होगा माइनस ऑफ ए जे आई बार। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का। अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है मेरी 2 प्लस 3i 4 प्लस 6i माइनस 4 प्लस 6i और 2i। क्लियर। मैंने कोई भी मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि ये मैट्रिक्स मेरी स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बार निकालेंगे। ए बार क्या हो जाएगा, 3i का माइनस 3i, 4 प्लस 6i का 4 माइनस 6i, माइनस 4 प्लस 6i का माइनस 4 माइनस 6i और 2i का माइनस 2i। क्लियर। अब ले लेते हैं हम ए ट्रांस, इसका ए थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। ए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार का ट्रांसपोज, ए बार का ट्रांसपोज लिया, माइनस 3i यहीं पे रहेगा, माइनस 4 माइनस 6i यहाँ पे आ गया, 4 माइनस 6i इस जगह पे आ गया और माइनस 2i यहीं पे रहेगा। माइनस साइन अगर कॉमन ले लें, माइनस साइन कॉमन लेने पे इस मैट्रिक्स में से क्या कर रहे हैं, माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, तो 3i बचा, 4 प्लस 6i बचा, माइनस 4 प्लस 6i बचा, माइनस 2i का 2i बचा। तो ए मैट्रिक्स मेरी किसके बराबर है, ए मैट्रिक्स मेरी ए मैट्रिक्स के बराबर है। 3i 4 प्लस 6i 4 प्लस 6i माइनस 4 प्लस 6i 2i। तो मेरा ए थीटा मुझे क्या मिल गया, माइनस ए के बराबर मिल गया। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो मेरा ए मैट्रिक्स थी वो कैसी थी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। वो मेरी मैट्रिक्स कैसी थी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अगर a इक्वल टू माइनस ऑफ ए रेज़ टू पावर थीटा मिल जाए, या फिर जिसे हम कहेंगे ए आई जी इसके बराबर हो जाए, माइनस ऑफ ए जी आई बार के बराबर हो जाए, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरी मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। क्लियर। सेम आप 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। क्लियर, नोटेड डाउन। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें। अगर प्रॉपर्टीज इन द सेंस रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट, जहाँ से हम डायरेक्ट चेक कर पाते हैं, देख के बता देंगे कि मैट्रिक्स हर्मिशन हो भी सकती है या फिर नहीं, या फिर स्क्यू हर्मिशन है या फिर नहीं है। जैसे मैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं, अगर मैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ए आई आई इक्वल टू ए आई आई बार, ए आई आई इक्वल टू ए आई आई बार। और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है कि z इक्वल टू जेड बार कब होता है, when z इज प्योरली रियल। z क्या होता है हमारा, प्योरली रियल है, मतलब कि इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, 0। अगर हमारी कोई भी हर्मिशन मैट्रिक्स है तो ए आई आई इक्वल टू ए आई आई बार होना चाहिए, मतलब कि z इक्वल टू जेड बार होना चाहिए। और z इक्वल टू जेड बार कब होता है, व्हेन z इज प्योरली रियल, मतलब इमेजनरी पार्ट 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि जो हमारी हर्मिशन मैट्रिक्स है, इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, प्योरली रियल। तो हम यहाँ से एक रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, फॉर हर्मिशन मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स should be प्योरली रियल। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, प्योरली रियल होने चाहिए। और अगर मैं इस मैट्रिक्स में एक और चीज़ देखूं, अगर हर्मिशन मैट्रिक्स में अगर सारे के सारे एलिमेंट्स सिर्फ रियल नंबर हो जाएं, कोई भी इमेजनरी पार्ट ना हो जाए, तो हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होगी, एक हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर। अगर हर्मिशन मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं,
सारे के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर हो जाएं तो हर्मिशियन मैट्रिक्स ही क्या हो जाएगी हमारी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर, लिख लेते हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल नंबर then it is सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि इसमें और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई भी अंतर नहीं रहेगा, या कह सकते हैं यही स्पेशल टाइप ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, स्पेशल टाइप ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। कब, जब हर्मिशियन मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएं, हमारे प्योरली रियल हो जाएं, सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएं, रियल नंबर, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स ही क्या हो जाएगी हमारी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। स्क्यू हर्मिशियन में देख लेते हैं। अगर स्क्यू हर्मिशियन में डायगोनल एलिमेंट्स की बात की जाए, तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होगा, ए आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई कब बार, और z इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार कब होता है, जब z हमारा क्या हो, प्योरली इमेजिनरी। z हमारा क्या हो, प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी। z हमारा क्या होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी। अगर कोई भी हमारी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो z हमारा कैसा होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। प्योर इमेजिनरी भी हो सकता है, या फिर और ज़ीरो, या फिर जीरो भी, क्योंकि जीरो इक्वल टू माइनस ऑफ जीरो का बार कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरो इक्वल टू जीरो ही होना है, क्योंकि जीरो का कोई भी साइन नहीं होता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट, कोई भी अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स आर प्योरली इमेजिनरी और ज़ीरो। क्लियर, प्योरली इमेजिनरी होगी या फिर जीरो। अगर स्क्यू हर्मिशियन में सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएं, रियल नंबर, तो ये कैसा बिहेव करेगी, स्क्यू सिमेट्रिक की तरह। जो चीज़ यहाँ पे बताई है कि अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएं, रियल नंबर, तो ये कैसा बिहेव करेगी, ये बिहेव करेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह। और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में अगर सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे रियल नंबर हो जाएं तो ये कैसा बिहेव करेगी हमारा, ये बिहेव करेगी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह। क्या लिखेंगे, इफ all the elements are real numbers, then it will be skew symmetric मैट्रिक्स। तो ये कैसे हो जाएगी हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, A इक्वल टू ए थीटा, और स्क्यू हर्मिशियन A इक्वल टू माइनस ऑफ ए थीटा। ए थीटा क्या होता है हमारा, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे एक बार फिर से नोट कर लीजिए, ए थीटा हमारा क्या है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके जरूर लेक्चर अटेंड करें। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, और ए आई जे किसके बराबर होगा, ए जे आई बार, और यहाँ पे ए आई जे किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए जे आई बार। हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, सारे के सारे रियल नंबर। स्क्यू हर्मिशियन के सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, प्योरली इमेजिनरी, और या फिर जीरो, और इसके सारे के सारे प्योरली रियल। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स देखते हैं हम अपनी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होती हैं जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए के बराबर आ जाए। अगर हमारा ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, हमारी मैट्रिक्स कैसी है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर मैं, क्या रिजल्ट है हमारे पास, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, अगर मैं इसका दोनों साइड ए का मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर हमें पता है ए के बराबर है।
सेम फिर से यहाँ पे a का मल्टीप्लाई करूँ तो a रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे a का मल्टीप्लाई करूँ a क्यूब, और a क्यूब हमें पता है a के बराबर है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि a की पावर k क्या होगा, a के बराबर ही आएगा। k क्या होगा यहाँ पे, कोई भी नेचुरल नंबर। k हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। पहली प्रॉपर्टी यहाँ नोट कर लिया कि कोई भी अगर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो a की पावर k क्या होगा, हमारा a आने वाला है। क्लियर। अगर अब सेकंड चीज़ देखते हैं, हमें क्या गिवन है, a स्क्वायर इक्वल टू a। हमें क्या गिवन है, a स्क्वायर इक्वल टू a। अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ a। और ये कब पॉसिबल है, मॉड ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ a कब पॉसिबल है, जब हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मॉड क्या बताता है, डिटर्मिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू, अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे लिखते हैं हम, मॉड ए। तो मॉड ए किसके बराबर होगा, 0 के बराबर या फिर 1 के बराबर। तो कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1। वो चीज़ भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। कोई भी अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0 या फिर 1। क्लियर। उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आने वाली है, 0 या फिर 1। और चीज़ देखते हैं इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हो सकती हैं। अगर मैं कहूँ, जैसे मेरे पास गिवन है a स्क्वायर इक्वल टू ए। क्लियर। हमें गिवन है a स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब मॉड ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हम कह सकते हैं इफ़ a इज़ नॉन सिंगुलर, a इज़ नॉन सिंगुलर, a क्या है हमारी नॉन सिंगुलर है, और मॉड ए कितना होगा हमारा, 1 होगा। मॉड ए कितना होगा, 1 होगा। देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, उसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर मॉड ए क्या हो सकता है, 0 या 1, 0 होगा तब तो मैट्रिक्स कैसी होगी, सिंगुलर, और इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ए हमारी नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इन्वर्स का, ए इन्वर्स ए इंटू ए इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए। ए इन्वर्स का मैंने प्री मल्टीप्लाई किया, तो ए इन्वर्स इंटू ए पढ़ चुके हैं हम लास्ट लेक्चर में। ये होता है आइडेंटिटी आई, तो आई इंटू ए, और यहाँ पे आई हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू ए। तो ए क्या आ गई, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर कोई भी हमारी ए अगर हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो कब करेगा, जब ए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं इफ़ ए इज़ आइडेम्पोटेंट, ए इज़ आइडेम्पोटेंट एंड इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट देन ए इक्वल टू आई। तब ए क्या होना चाहिए हमारा, आई के बराबर होना चाहिए। ए हमारा किसके बराबर होना चाहिए, आई के बराबर। अगर ए हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए हमारा क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। क्लियर। नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए क्या करिएगा आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं हम हमारी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस। इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस क्या होता है हमारा, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, अगर हम ए स्क्वायर निकालें और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो हमारी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर की होगी, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। ये सब हम कब बात कर रहे हैं, स्पेशल मैट्रिसेस। कौन सी मैट्रिक्स हैं, ये सब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। सारी की सारी मैट्रिसेस कैसी हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। क्लियर। तो कोई भी अगर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर अगर हमें आई एन के बराबर मिल रहा है तो क्या होगी, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। क्लियर।
तो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई एन है तो अगर मैं दोनों साइड ए का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, ए क्यूब इक्वल टू ए। क्लियर, ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, ए क्यूब इक्वल टू ए मिलेगा। अगर मैं इसका मैं ए का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर था मेरा आई के बराबर। फिर मैं ए का मल्टीप्लाई करूँ तो ए रेज़ टू पावर 5 और यहाँ पे ए क्यूब, और ए क्यूब मेरा बराबर हो जाएगा ए के बराबर। फिर मैं यहाँ पे ए 6 ए रेज़ टू पावर 4 ये हो जाएगा आई के बराबर। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अगर ए की पावर में अगर इवन नंबर है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, और ए की पावर में अगर ऑड नंबर है तो हमें क्या मिल रहा है, ए मैट्रिक्स ही मिल जाती है। तो यहाँ पर रिजल्ट नोट कर लेते हैं। इफ़ ए इज़ इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ए हमारी कोई इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट रिजल्ट क्या मिलेगा, ए की पावर 2m इक्वल टू, अगर ए की पावर में इवन पावर है तो क्या मिल रहा है हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m क्या हमारा नेचुरल नंबर है। और अगर a की पावर में 2m+1 है, अगर a की पावर में ऑड पावर है तो क्या होगा, हमें a मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। क्लियर, ये था हमारा फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट और देख लेते हैं, और क्या क्या यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई एन है, अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूँ तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ आई एन। और हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, 1, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1, तो मॉड ऑफ ए क्या होना चाहिए, ±1। हमारा जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी जिसकी ए मैट्रिक्स की, अगर वो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए हमारी, +(-1), +1 और -1। डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, +1 और -1। और चीज़ देख लेते हैं, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, +-1, मतलब मैट्रिक्स कैसी होगी, हमेशा नॉन सिंगुलर होगी, मतलब कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स ऑलवेज एग्जिस्ट, इन्वर्स क्या करेगा, हमेशा ही इसका एग्जिस्ट करेगा। और होगा क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है, अगर मैं दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई ऑफ ए इन्वर्स करूँ, ए इन्वर्स ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इंटू ए, आई इंटू ए, इसको मैं आई, तो ए किसके बराबर हो जाएगी, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो अगर कोई भी हमारी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, सॉरी यहाँ पे मैंने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए कर दिया है चीज़। अगर मेरी कोई मैट्रिक्स कैसी थी, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स थी, ए स्क्वायर इक्वल टू आई एन, और ए, अब मैं यहाँ पे दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए इनवर्स इंटू आई एन, तो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई इंटू ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स, तो ए किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा मेरा, ए इनवर्स के बराबर। तो कोई भी हमें अगर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स दी गई है तो मैं कह सकता हूँ कि ए हमारा किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के बराबर होगा। क्लियर, तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स से क्या क्या पता चला कि अगर कोई भी मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री कब होगी, जब ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। फिर वहाँ से हमने क्या क्या रिजल्ट निकाला कि अगर ए की पावर में इवन नंबर है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, अगर ऑड पावर है तो हमें क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। फिर हमने देखा कि डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी ए मैट्रिक्स की, वो होगी +-1, या फिर 1 होगा या फिर -1 होगा, और उसका इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री है उसका इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट करने वाला है, और इन्वर्स किसके बराबर होगा, ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। नोट कर लीजिए, नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है कि मैं अगर ए की हायर पावर निकालूं, मतलब ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए 4, ए रेज़ टू 6 कुछ निकालता जाऊँ, और उसके एक पॉइंट पे जाके वो क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, वो क्या हो जाए, हमारी नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए,
तो ए मैट्रिक्स क्या होगी मेरी, निल पोटेंट मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे ओ क्या डिनोट कर रहा है हमारा, नल मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने, निल पोटेंट मैट्रिक्स कब होगी, अगर मैं ए क्यूब ए रेज़ टू पावर 4 ए रेज़ टू पावर 5 निकालता जाऊँ और किसी स्टेज पे मुझे क्या मिल जाए, मुझे मिल जाए आपका नल मैट्रिक्स मिल जाए, तो मैं क्या बोलूँगा, ए मेरी क्या है, निल पोटेंट मैट्रिक्स है। क्लियर। तो अगर ए की पावर m अगर 0 है तो ए की पावर m इंटू ए, 0 इंटू ए, ओ इंटू ए, या फिर 0 इंटू ए नल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू पावर m प्लस 1 भी क्या मिलेगा हमें, 0। मतलब कि मैं m से अगर आगे बढ़ूँगा तो मुझे आगे क्या मिलने वाली है, सारी की सारी नल मैट्रिक्स ही मिलने वाली है। तो यहाँ से एक रिजल्ट में क्या बोल सकता हूँ कि a टू द पावर k इक्वल टू 0 इफ k इज लेस देन इक्वल टू m। अगर k हमारा m है या फिर m के बराबर है, m से बड़ा है, तो हमें a टू द पावर k हमेशा क्या मिलेगा, 0। जैसे अगर मुझे मान लीजिए a क्यूब इक्वल टू 0 मिल गया, तो मैं a क्यूब इंटू ए करूँ, यहाँ तो 0 ही होने वाला है, तो a रेज़ टू पावर 4 भी क्या होगा, 0, a रेज़ टू पावर 5 भी क्या होगा, 0। तो आगे जितनी भी हायर पावर ऑफ a होंगी वो हमें क्या मिलने वाली है, सारी की सारी 0 ही मिलने वाली है। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करूँ तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ निल पोटेंट मैट्रिक्स हमेशा कैसी होगी, 0। अगर आपसे पूछा जाए कोई भी कि आप बताइए कि निल पोटेंट मैट्रिक्स है या फिर नहीं, तो आप उसका डायरेक्ट सबसे पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए। अगर वो 0 आ गया तो बोलिएगा कि निल पोटेंट हो भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं आ रहा है, मान लीजिए इसका कोई भी मैट्रिक्स दी गई, उसका आपको डिटरमिनेंट निकाला, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 5 आ गई, तो आप हम गारंटी से बोल सकते हैं कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो निल पोटेंट नहीं होगी, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को निल पोटेंट होने के लिए उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। एक पॉइंट और देख लें, हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात कि अगर m की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो कहलाते हैं इंडेक्स ऑफ निल पोटेंट। लीस्ट वैल्यू ऑफ m is called index of nilpotent। क्या कहलाएगा, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट। मतलब अगर मुझे कोई भी ए मैट्रिक्स दी गई थी तो मैंने ए स्क्वायर निकाला, वो 0 नहीं आया, ए क्यूब निकाला, वो 0 नहीं आया, A4 निकाला, वो मान लो नल मैट्रिक्स आ गया, ओ मैट्रिक्स। तो ए रेज़ टू पावर 4 भी नल मैट्रिक्स ही आने वाला है, ए रेज़ टू पावर 6 भी नल मैट्रिक्स ही आने वाला है। तो मेरा जो 4 होगा वो हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है, ए रेज़ टू पावर 4 क्या आया, नल मैट्रिक्स आया, तो 4 मेरा क्या आएगा, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट। क्लियर। 4 क्या कहलाएगा मेरा, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद एक और मैट्रिक्स को देखेंगे हम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं, वो है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हमारा A इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ए हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्या बोला मैंने, अगर A इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए हमारे किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ए हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर। इसके बेस पे कुछ रिजल्ट जो कि यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर ए इक्वल टू आई है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है, अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई का 1, ए का और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वैल्यू सेम होती है, आपको बताया गया था। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ ए क्या आएगा हमारा, प्लस माइनस 1। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या आएगी हमारी, प्लस माइनस 1। तो अगर इफ़ ए इज़ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो पहला रिजल्ट में हमें क्या मिला, मॉड ऑफ ए क्या होगा हमारा, प्लस माइनस 1। मॉड ऑफ ए क्या मिलने वाला है हमारा,
प्लस माइनस 1। अगर ए हमारी कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हमारा मॉड ऑफ ए क्या आएगा, प्लस माइनस 1, पहला रिजल्ट। अगर मॉड ऑफ ए हमारा प्लस माइनस 1 है तो इसका मतलब कि इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स ऑलवेज एग्जिस्ट। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल है तो इसका इन्वर्स हमेशा ही एग्जिस्ट करने वाला है। तो देख लेते हैं इन्वर्स क्या होगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या है, आई के बराबर। ए इन्वर्स से मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू आई। ए इंटू ए इन्वर्स आई होता है, आई इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इन्वर्स। तो यहाँ से मिला हमें ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इन्वर्स। अभी हमने इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स में जस्ट पहले देखा कुछ देर पहले कि हमें ए इन्वर्स किसके बराबर मिला था, ए के बराबर। और यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो हमें क्या रिजल्ट मिला कि ए इन्वर्स किसके बराबर होगा, हमारा ए ट्रांसपोज के बराबर। क्लियर, ए इन्वर्स किसके बराबर होगा, हमारा ए ट्रांसपोज के बराबर। और रिजल्ट देख लेते हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है तो अगर ए हमारी ऑर्थोगोनल है तो हमें यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, ए टी इंटू ए बी आई मिल रहा है। तो हम बोल पाएंगे कि ए ट्रांसपोज भी हमारी क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो हमारा ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। क्योंकि अगर मैं बोल दूँ लेट ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू ए हमें आई है और यहाँ से क्या पता चला, बी इंटू बी ट्रांसपोज भी हमें क्या मिला, आई। तो बी क्या होगा, ऑर्थोगोनल, और बी क्या थी, ए ट्रांसपोज। तो हम यहाँ से बोल पाएंगे कि ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। ए ट्रांसपोज कैसे होगी, हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो भी कैसी होती है, इज ऑलवेज इज ऑर्थोगोनल। ऑलवेज नहीं लिखिए, इज ऑर्थोगोनल। जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी कैसी होती है, हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। और कुछ रिजल्ट से देख लेते हैं इसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। अगर हमारी दो मैट्रिक्स दी गई हैं ए और बी, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई हैं और दोनों ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, तो हमारी जो ए बी मैट्रिक्स होगी वो भी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। क्या बोला मैंने, नोट करके लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, नोट बना के। इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ same order then AB is also ऑर्थोगोनल। तो AB मैट्रिक्स भी क्या होगी, हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ कैसे, ए और बी क्या दी गई है हमें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई दिया गया है, और बी इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू बी इक्वल टू आई हमें गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो लेट सी इक्वल टू ए बी, तो सी ट्रांसपोज क्या होगा, सी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, और ए बी के ट्रांसपोज में आपको प्रॉपर्टीज में बताई थी कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ए उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम निकालते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी कैसी है, ऑर्थोगोनल। ए बी को प्रूफ करने के लिए ऑर्थोगोनल मतलब सी हमें प्रूफ करना है ऑर्थोगोनल। तो सी ऑर्थोगोनल के लिए सी इंटू सी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो सी इंटू सी ट्रांसपोज ए बी इंटू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी इंटू बी ट्रांसपोज कितना होता है, बी इंटू पी ट्रांसपोज, यहाँ से लिख सकते हैं हम आई, तो ए इंटू आई इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू आई, ए इंटू ए ट्रांसपोज, और ए इंटू ए ट्रांसपोज आई। तो हमें सी इंटू सी ट्रांसपोज क्या मिल गया, आई मिल गया, और सी ही हमारी क्या थी, ए बी मैट्रिक्स। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ए और बी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो हमारी जो ए बी मैट्रिक्स होगी वो भी हमारी कैसी होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर, नोट कर लीजिए। वीडियो को आप
पॉज करके नोट कर सकते हैं। और आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी व्हाट्सएप की, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे कभी भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। कुछ और रिजल्ट देख लेते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के। अगर मेरी कोई ए मैट्रिक्स है, अगर मेरी कोई ए मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर मेरी कोई ए मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज क्या होगा? इसका फर्स्ट जो कॉलम है वो फर्स्ट रो में बदल जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यही हो जाएगी हमारी ए इंटू ए, सॉरी ए अगर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज यही हो जाएगी। और अब मैं अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालूँ, ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा और एक इसके बराबर होनी चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अगर मैंने क्या कहा, ए मेरी कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए मैंने मैट्रिक्स लिखी, फिर उसका ए ट्रांसपोज निकाला और ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा A1 इंटू A1 A1 स्क्वायर, A2 इंटू A2 A2 स्क्वायर, A3 इंटू A3 A3 स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3। क्लियर? ये चीज़ मिला। अब यहाँ के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या मिलेगा? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3। क्लियर? यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा? A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, थर्ड रो सेकंड कॉलम B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3, और यहाँ मिलेगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। और यहाँ पे हमें है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैं अब दोनों साइड इक्वेट करूँ, अगर मैं दोनों साइड इक्वेट करूँ तो मैं पहले तो इस मैट्रिक्स को देखूँ तो ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट सेम है, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट सेम है, और ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट मेरा सेम है। तो टोटल मुझे कितनी इक्वेशन दिख रही है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास सिर्फ 6 इक्वेशन है। अगर वो 6 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरी मैट्रिक्स कैसी होगी? ऑर्थोगोनल। तो कौन कौन सी वो 6 कंडीशन मिली हमें? पहली कंडीशन क्या मिली? सबसे पहले A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ए भी 1 के बराबर। C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ए भी किसके बराबर? 1 के बराबर। तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इक्वल टू 1। एक कंडीशन तो ए में लगाई कि अगर मेरे पास कोई भी ए मैट्रिक्स थी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर इसको ऑर्थोगोनल होना है क्या होना चाहिए? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर 1 के बराबर, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर 1 के बराबर, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो बाकी की जो 3 इक्वेशन है वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। ये चीज़ हमारी 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल टू A1 C1 प्लस
A2C2 प्लस A3C3 इक्वल टू B1C1 प्लस B2C2 प्लस B3C3 किसके बराबर आना चाहिए? ये सब हमारा 0 के बराबर आना चाहिए। हमारी ये तीनों इक्वेशन क्या आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। अगर हमें ये कभी भी 6 चीज़ें मिल जाएं तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि हमारी मैट्रिक्स कैसी थी? ऑर्थोगोनल। या फिर अगर हमसे कोई बोलता है कि ये हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्ट ये दोनों रिजल्ट्स यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ये आपको मेंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा। क्लियर? आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।